हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। तो देखिए गाइस, आज मैं आपको ये पढ़ाने वाली हूँ कि एमए हिंदी का फर्स्ट सेमेस्टर की जो हमारी बुक है उसकी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करवा रहे हैं। आप अपने चैप्टर वाइज अपनी बुक्स के नाम सजेस्ट कर लेना एंड उसके बाद आज हम आपको अपनी इस बुक का प्रिपरेशन यानी कि चैप्टर नंबर 1 से हम आपको सारा पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है साहित्य इतिहास दर्शन के समकालीन सिद्धांत। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले इसकी प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय के अनुसार साहित्य इतिहास दर्शन सामान्य इतिहास दर्शन के समांतर होता है। यानी कि जो सामान्य इतिहास होता है, नॉर्मली ही जो क्या नाम है हमारे इतिहास के बारे में लिखा होता है वही होता है साहित्य इतिहास। उनके अनुसार साहित्य इतिहास के लेखक को उस सामाजिक संदर्भ को ध्यान रखना चाहिए जिसमें वह साहित्य प्रभुत्व हुआ है। यानी कि जब वहाँ पे स्टार्टिंग जो भी हुई है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक किसी भी लेखक को उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी वो उसका साहित्य इतिहास लिख सकता है। इन संबंध के आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास उल्लेखनीय है। जो आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, ये उसके बारे में दे रखा है। अब आता है साहित्य इतिहास दर्शन के तत्व। इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, अब आप वो देखिए। सबसे नंबर 1 पर आता है इसमें हमारा साहित्यकार की प्रतिभा। साहित्य इतिहास की मूल ताकत साहित्यकार की सृजन शक्ति ही होती है। यानी कि जो उसकी सृजन शक्ति, जो उसकी सजावट है, उसकी जो भी उसमें लिखा हुआ है उसकी बताने की क्षमता है, और उसमें मतलब जो भी बताया गया उसमें एकदम क्लियरली उसमें लिखा है या नहीं, वही सब है। इसके विकास का यही मूल है। इतिहास की व्याख्या से संबंध है। कई बार एक युग में रहने वाले एक ही प्रकार के परिस्थितियों का सामना करते हुए दो साहित्यकारों की रचना में काफ़ी अंतर देखने को मिल जाता है। यानी कि अब एक ही देश में रह रहे हैं लोग और एक ही देश की रक्षा कर रहे हैं, बट उसमें अगर हम उसके साहित्य को लिखें तो उसमें अलग अलग डिफरेंसेस आ जाते हैं। साहित्य सृजन शक्ति साहित्यकार की प्रतिभा से जुड़ी होती है। प्रतिभा व उसके व्यक्तित्व को समझने बिना साहित्यकार की सृजन शक्ति को पूर्णतः नहीं जाना जा सकता। यानी कि पहले उसकी शक्ति को, उसकी भाव को, हमें सब चीज़ों को समझना होता है और उसके बाद ही हम एक सृजन शक्ति की पूर्णता लिख सकते हैं, यानी कि एक अच्छा साहित्य लिख सकते हैं। साहित्य इतिहास के दर्शन का विवरण प्रस्तुत करने में साहित्यकार की सृजन शक्ति व उसकी प्रतिभा का विशेष स्थान होता है। यानी कि जो भी उसकी सृजन शक्ति है, जो भी उसके दिखाने की भावना है, उसका क्या होता है, विशेष स्थान होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड टॉपिक, परिवेश तथा वातावरण। साहित्य इतिहास दर्शन में परिवेश तथा वातावरण बहुत सी परिस्थितियों से निर्मित हुआ करता है, जो बस परिवेश रचना को प्रभावित कर उसके भाव पक्ष को संवारता है। यानी कि जो उसके वहाँ पे आसपास का वातावरण है उसकी रचना करके उसकी भाव पेश को संवारते हैं। यानी कि क्या उसमें भाव दिख रहा है, क्या उसमें काम कार्य हो रहा है, इसको क्या करता है, संवारता है। आदिकालीन साहित्य में राष्ट्रीय भावना की कमी देखी जा सकती है। ऑब्वियसली देखी जाए, आदिकालीन जो होगा वो आदि मानव के टाइम की इतिहास का होगा, साहित्यकार होगा, बट अगर हम उसे राष्ट्रीय भावना की कमी उसमें कैसे देखी जा सकती है, उस टाइम पे राष्ट्रीयता इतनी थी नहीं। उस टाइम पे सिर्फ मानवों के पास ही अपनी शक्ति थी। परंतु तत्वज्ञान रियासतों में जो दक्ष राष्ट्रीय भावना बढ़ी, उसकी परिणाम स्वरूप रासो ग्रंथ लिखे गए। यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रंथ लिखे गए थे। यद्यपि साहित्यकार राजाशरण्य में रचना कर रहा था, फिर भी वह तात्कालीन वातावरण के दायरे में ही लिख रहा था। यानी कि जो तात्कालीन वातावरण है, जो नॉर्मल वातावरण है हमारा, उसके दायरे में लिख रहा था। जो रचा जा रहा था वह साहित्य के वातावरण का ही परिणाम रहा था। कहा जा सकता है कि तात्कालिक वातावरण से ही इस साहित्य का आकार निर्मित हुआ है। यानी कि जो साहित्यकार इतिहास जो लिखा गया था उसका वातावरण कैसे हमारा स्थित हुआ है, वो हुआ है हमारा तात्कालिक वातावरण से। यानी कि जो तात्कालिक वातावरण हमारा लिखा जा रहा था, तभी हमारा साहित्य इतिहास का लेखन स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आता है हमारे इसमें साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं। साहित्य की विधाओं एवं कृतियों के विकास में साहित्य की सम्यक व्याख्या उससे संबंधित पूर्ववर्ती परंपराओं के अध्ययन के बिना संभव नहीं है।
साहित्य का उद्गम स्रोत खोजने के लिए इतिहासकार को केवल तात्कालिक परिस्थितियों पर ही नहीं, पूर्ववर्ती परंपराओं पर भी विचार करना चाहिए। यानी कि तात्कालिक से ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि पूर्ववर्ती जो आने वाली चीज़ें हैं, परंपराएं हैं, उनके विचार भी उसमें लिखे जाने चाहिए। यदि हम भक्तिकाल में बहने वाली भक्ति की निर्गुण संगुण भक्तिधारा का औसत खोजने का प्रयास करेंगे तो उसके सूत्र 7वीं 8वीं शती के दक्षिण में शंकराचार्य के अद्वैत से जुड़े मिलते हैं। यानी कि अगर जैसे जो भी हमारी पूजन भक्तिकाल होता है, हमारा भक्तिकाल है, भूतकाल है, ऐसे बहुत सारे काल हैं आपके। अगर हम भक्तिकाल की देखने की हम अगर उसको देखेंगे, उसके इतिहास को देखेंगे भक्तिकाल को, तो उसमें संगुण भक्तिकाल का उस खोजने का प्रयास करें। तो उसमें संगुण जो है हमारा, उसको भक्तिकाल खोजने की हम प्रयास कर सकते हैं। तो उसके सूत्र 7वीं 8वीं शती के दक्षिण में शंकराचार्य, यानी कि उसको हम अगर 7वीं और 8वीं के दक्षिण में देखेंगे तो उसमें शंकराचार्य और अद्वैत से जुड़े मिलते हैं। इसी प्रकार रीतिकालीन भंगार भावना का स्रोत अपभ्रंश के ग्रंथों व संदेश राशक से अछूता नहीं दिखाई पड़ता। इस प्रकार साहित्य इतिहास के दर्शन के विकास में परंपरा का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। अब उसमें साहित्य काल में क्या क्या बताया गया है, आपको परंपराएं बताई गई हैं, वातावरण बताया गया है। आप पहले देख सकते हैं हमने क्या क्या पढ़ा अपना। एक तो साहित्य काल की प्रतिभा पढ़ी कि उसमें कौन कौन से प्रतिभा कैसे हुआ, सृजन कैसे हुआ, उसकी शक्ति कैसे हुई, उसकी बनावट कैसी थी। एंड उसके बाद परिवेश एंड वातावरण पढ़ा, सेकंड वातावरण पढ़ा था हमने। एंड थर्ड इसमें क्या दिखाया गया, आपकी परंपरा दिखाई गई है कि उसमें साहित्य की परंपरा, सांस्कृतिक की परंपरा कैसी है, ये सब आपको इसमें बताया गया है। फोर्थ आता है आपका द्वंद्वात्मकता। व्यक्ति संघर्ष के बिना अपना विकास नहीं कर सकता। अब उसको संघर्ष नहीं होगा तो विकास तो करेगा ही नहीं। द्वंद्वात्मकता परिस्थितियाँ ही स्फीति का मूलधारण है। कवि ये साहित्यकार भी किसी न किसी द्वंद्व से प्रेरित होता है, होकर ही साहित्य की रचना करते हैं। यानी कि उसको किसी भी चीज़ से बुरा लगता है या किसी भी चीज़ को उसको दुख होता है, इसलिए वो किसी भी चीज़ करने की उसके मन में इच्छा बढ़ती है। आप भी देख सकते हैं, अगर आपको कोई कंपटीशन करना है, जैसे कोई भी आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी, तो आपकी कॉम्पिटिटिव को लेकर आपकी जो कंपटीशन की भावना होती है वो जागरूक होती है। कवि या साहित्यकार भी किसी न किसी द्वंद्व से प्रेरित होकर ही साहित्य की रचना करता है। ये द्वंद्व आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी। व्यक्तित्व द्वंद्व के साथ साथ आर्थिक द्वंद्व, पारिवारिक द्वंद्व, सामाजिक द्वंद्व एवं राष्ट्रीय द्वंद्व भी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कबीर की रचनाओं में तत्कालीन सामाजिक द्वंद्व झलकता है। समस्त भक्ति युग में तत्कालिक विभिन्न भक्ति धाराओं के द्वंद्व को देखा जा सकता है, जिसमें तुलसी की सम्य भावना का समावेश दिखाई पड़ता है। अब बहुत लोगों की होती है कि एक बाहरी द्वंद्व होती है, आंतरिक द्वंद्व होती है। एक मन में ही उनकी द्वंद्वता चलती रहती है कि यार मैं इस पर लिखूंगा तो कैसा होगा, क्या होगा। एक होती है बाहरी द्वंद्व कि लोग उसको क्या बोलेंगे, पारिवारिक द्वंद्व कि परिवार वाले क्या सोचेंगे। तो एक अलग अलग द्वंद्व के बारे में बताया गया है इसमें। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट पेज आता है अब आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सैद्धांतिक दर्शन के प्रमुख समकालीन सिद्धांत। अब हम सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। अब सिद्धांतों के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें अलग अलग सिद्धांत दे रखे हैं। पहले हम ये पढ़ लेते हैं इसके सिद्धांत में होता क्या है, यानी कि सिद्धांत का परिचय पढ़ लेते हैं। साहित्यिक विकास के उपयुक्त सामान्य सिद्धांत के अतिरिक्त कुछ ऐसे सिद्धांत भी प्रतिपादित किए गए हैं जिनमें साहित्य के रूपात्मक, परिवात्मक तथा गुणात्मक विकास के अध्ययन में सहायता मिल सकती है, किंतु यहाँ इनका विस्तृत परिचय न देकर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जिस प्रकार सामान्य इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन विकासवाद के आधार पर ही संभव है, उसी प्रकार साहित्य के इतिहास की भी वैज्ञानिक व्याख्या के लिए विकासवादी सिद्धांतों का आधार ग्रहण करना आवश्यक है। यानी कि इसमें अलग अलग तरह के सिद्धांत दिए गए हैं। इसमें बहुत से साहित्य के रूप से रूपांतक है, परिवात्मक है और गुणात्मक है। यानी कि उसमें गुण, रूप और प्रवृत्ति सब कुछ उसमें दिखाई दे सकती है। उसी प्रकार साहित्य के इतिहास को भी वैज्ञानिक व्याख्या के लिए विकासवादी सिद्धांतों का आधार ग्रहण करना आवश्यक है। ये दूसरी बात है कि जो लोग इतिहास को भी कल्पना विकास
कल्पना, विकास और भाव सौंदर्य के क्षेत्र मानते हुए उसकी कला की श्रेणी में स्थान देते हैं। यानी कि उसमें जो हमारे इतिहास होते हैं, इतिहास की कल्पना को मानते हैं, विकास और उसके भाव सौंदर्य का क्षेत्र मानते हुए उसे कला की श्रेणी में स्थान देते हैं। यानी कि इतिहास को क्या मानते हैं? कला मानते हैं कि भाई जो इतिहास है वो क्या है? कला है। वे विकासवादी दृष्टिकोण और वैज्ञानिक पद्धति दोनों को ही व्यर्थ समझते हैं। एक तो विकासवादी को भी व्यर्थ समझेंगे और दृष्टिकोण और वैज्ञानिक पद्धति को भी वो लोग व्यर्थ समझेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम अपने। अब देख लीजिए इसमें कौन कौन से सिद्धांत है आपके। अस्तित्ववाद का सिद्धांत है, मार्क्सवाद का सिद्धांत है, संरचनात्मक और नई समीक्षा। ये आपको याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि ये आपने अगर आप बच्चों ने बीए करी है तो बीए में आपके ग्रेजुएशन में ये सिद्धांत थे। अस्तित्व का सिद्धांत, मार्क्सवाद का सिद्धांत, पॉलिटिकल साइंस में ये आपके दे रखे थे। तो इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होगी इस टॉपिक में, क्योंकि बच्चों को ये सिद्धांत पहले से ही पता होंगे। क्या अस्तित्ववाद में क्या होता है, मार्क्सवाद में, संरचनावाद में। नई समीक्षा नीति भी आपने पढ़ी ही है, मैंने वीडियो भी बना रखी है इस पर पॉलिटिकल साइंस में। अगर जिसने नहीं देखी है, अगर किसी को ज़्यादा अच्छे से समझना है तो वहाँ पे जाके समझ सकता है, अदरवाइज़ हम आगे समझाने की कोशिश करेंगे पूरी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आता है आपका अस्तित्ववाद। अब अस्तित्ववाद क्या होता है वो देख लीजिए। अस्तित्ववाद एक दार्शनिक विचारधारा नहीं है, अपितु एक रुझान, प्रवृत्ति या दृष्टिकोण है। ये विश्लेषणात्मक दर्शनों से संबंधित है। ये समस्त अमूर्त चिंतन को अस्वीकार करता है। इसके समर्थक इसे तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक दर्शन के रूप में प्रस्तुत करते हैं और अपूर्त व्यवकात की स्थिति को अस्वीकार करते हैं। यानी कि अस्तित्ववाद एक दार्शनिक विचारधारा नहीं है, अपितु एक रुझान, प्रवृत्ति, दृष्टिकोण है। दार्शनिक क्या होता है? दर्शाने की नीति जो होती है, जिसमें दर्शाई जाती है हर एक चीज़। और इसमें क्या करा जाता है अस्तित्ववाद में? अपितु अपने तलक की रुझान, अपने तलक की इसको सीमित रखा जाता है और अपने बारे में ही विचार करके लिखा जाता है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं मार्क्सवाद। मार्क्सवाद भी आपने पढ़ा ही होगा पॉलिटिकल साइंस में। कार्ल मार्क्स की समाजवादी विचारधारा की मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से जानी जाती है। यानी कि मार्क्सवाद किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। मार्क्स एक समाजवादी विचारक थे। ये यथार्थ पर आधारित समाजवादी विचारकों के रूप में जाने जाते हैं। सामाजिक राजनीतिक दर्शन में मार्क्सवाद यानी कि मार्क्सिज्म उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्गविहीन समाज की स्थापना के संकल्प की साम्यवादी विचारधारा है। मूलतः मार्क्सवाद उन आर्थिक, राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों का समुच्चय है जिन्हें 19वीं-20वीं सदी में कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स और व्लादिमीर लेनिन तथा साथी विचारकों ने समाजवाद के वैज्ञानिक आधार की पुष्टि के लिए परिवर्तित किया था। यानी कि मार्क्सवाद कौन सी विचारधारा है आपकी? उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्गहीन समाज की स्थापना के संकल्प की साम्यवादी विचारधारा है। जो आपकी उत्पादन साधनों की उत्पादकता हुई थी, तो उसमें जो भी हमारी सामाजिक स्वामित्व में निकल कर आए थे वो कौन सी विचारधारा में निकल कर आए थे? मार्क्सवादी विचारधारा में, साम्यवादी विचारधारा में। तो हमारी मार्क्सवाद कौन सी विचारधारा है? साम्यवादी विचारधारा है। नेक्स्ट आता है आपका संरचनावाद। संरचनावाद यानी मानव विज्ञान की एक ऐसी पद्धति जो संकेत विज्ञान यानी संकेतों की एक प्रणाली है और सहजता से परस्पर संबंध भावों की एक पद्धति के अनुसार तथ्यों का विश्लेषण करने का प्रयास करती है। स्वीडन के प्रसिद्ध भाषाविद फर्डिनांड सॉस्यूर इसके प्रवक्ता माने जाते। किसने लिखी थी ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, जिन्हें हिंदी में सॉस्यूर नाम से जाना जाता है। तर्क के संरचनावादी तरीकों को विभिन्न क्षेत्रों जैसे नृविज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, साहित्यिक आलोचना और यहाँ तक के वास्तुकला में भी लागू किया गया है। इसने एक विधि के रूप में नहीं बल्कि एक बौद्धिक आंदोलन के रूप में संरचनावाद की भोर में परिवेश किया है, जो 1960 के दशक में फ्रांस में अस्तित्ववाद की जगह लेने आया था। अब संरचनावाद का आपको समझ आ ही गया होगा ये पढ़ के कि इसमें क्या आपको बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं नई समीक्षा नीति। नई समीक्षा नीति आपने पढ़ी होगी, ये यूनान की थी। नई समीक्षा नीति यानी यूनान पाश्चात्य काव्यशास्त्र और दर्शन का स्रोत माना जाता है
और प्लेटो को पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय परंपरा का प्रारंभिक दार्शनिक 20वीं शताब्दी को सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध आलोचनात्मक आंदोलन का नाम नई समीक्षा आंदोलन है। जो आंदोलन चला था तो उसका नाम क्या रखा गया था? नई समीक्षा आंदोलन। 20वीं शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध आलोचनात्मक आंदोलन चला था। अब पढ़ते हैं, नई समीक्षा विभिन्न रूपों में की जा सकती है। इसके लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है, यानी कि जो विभिन्न रूप है इसके वो हम बताते हैं नई समीक्षा नीति के विभिन्न रूप। सबसे फर्स्ट आता है आपका सामाजिक परिप्रेक्ष्य। नई समीक्षा में सामाजिक परिप्रेक्ष्य से देखने पर ध्यान दिया जा सकता है कि कैसे समाज में विभिन्न परिवर्तनों या नई दिशाएं आ रही हैं। ये विशेषकर सामाजिक संरचना, राजनीतिक बदलाव और सामाजिक अनुसंधानों के परिणामों के विश्लेषण किया जाता है। जो भी नई सामाजिक चीज़ें आती हैं ना, तो वो किस में आती है? सामाजिक परिप्रेक्ष्य में। जो भी सोशल में वर्क होता है, सोसाइटी में वर्क होता है, राजनीतिक में बदलाव होना, सामाजिक संरचना होना, तो वो किस में आता है? सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आता है। सेकंड आता है इसमें तकनीकी विकास, यानी कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो होता है। नई समीक्षा में तकनीकी विकास और नवीनतम तकनीकी उन्मुख विश्लेषण के लिए किया जा सकता है। इसमें नई तकनीकों के प्रयोग, डिजिटल यातायात और नई तकनीकी समाधानों की बढ़ती हुई प्रासंगिकता शामिल हो सकती है। अब नई तकनीकी में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है? जो भी न्यू टेक्निक आ रही है, जैसे कि मेट्रो और हमारी रोबोट वाली टेक्निक जो आ रही है, तो नई तकनीकी का प्रयोग जो भी नई तकनीकें आ रही है वो सब किस में ऐड होंगी? तकनीकी विकास में। अब आता है आपका आर्थिक दृष्टिकोण, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। नई समीक्षा में आर्थिक परिप्रेक्ष्य से विचार किया जा सकता है कि नए विपणन मॉडल, उत्पादों का विकास, वित्तीय प्रौद्योगिकियां और अर्थव्यवस्था में बदलाव से जुड़ा है। यानी कि आर्थिक दृष्टिकोण, यानी कि जो भी आर्थिक हमारी अभी कोविड-19 के टाइम भी जो भी आर्थिक हमारी गलत हुआ था, अर्थव्यवस्था में जो भी हमारा गलत हुआ था, वो सब किस में आ सकता है? हमारा आर्थिक दृष्टिकोण में। जो भी अर्थव्यवस्था में बदलाव किए जाते हैं, अभी इकोनॉमिक में बदलाव किया जाता है, पैसे घटते बढ़ते रहते हैं हर एक चीज़ पे, गैस सिलेंडर घटते हैं बढ़ते हैं, और कोई भी हमारी बजट होती है उसमें बजट, अब इसमें बजट का भी फॉर्मूला मतलब वो दे सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पर्यावरणीय पहलू, एनवायरनमेंट एस्पेक्ट। नई समीक्षा में पर्यावरणीय पहलू से देखा जा सकता है कि नई प्रौद्योगिकी और विकास कैसे पर्यावरणीय प्रभावों पर असर डाल रहे हैं और कैसे नई पहलुओं के साथ लोग पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। पहले लोग क्या करते थे? इतने पर्यावरण पे कदम नहीं बढ़ाते थे, पर जब से नई नीति आई है, नई नीति लागू हुई है 20वीं सदी से, तो लोग पर्यावरण पे कदम बढ़ाना शुरू करते हैं। लोग पहले इतने पेड़ पौधे नहीं लगाते थे, लेकिन अब लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधे को ज़्यादा लगाने की कोशिश करते हैं। आप हर घर में देख रहे होंगे कि हर घर में एक न एक पौधा ज़रूर होगा। नेक्स्ट आता है आपका ये विभिन्न दृष्टिकोण जो नई समीक्षा के अध्ययन में मददगार साबित हो सकते हैं। इन दृष्टिकोणों के माध्यम से नई सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और तकनीकी परिप्रेक्ष्य से समीक्षा की जा सकती है और नई दिशाएं और उनके परिणामों का अध्ययन किया जा सकता है। तो आप ये मतलब ये निष्कर्ष है, ये विभिन्न दृष्टिकोण जो हमें बताए हैं, इसका निष्कर्ष बताया गया। पर्यावरण नीति और तकनीकी परिप्रेक्ष्य जो समीक्षा की जा सकती है, दिशाएं बता सकते हैं, परिणाम होता है, जो भी परिणाम है वो आप इसमें बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको अपना ये MA हिंदी का फर्स्ट चैप्टर समझ आया हो। थैंक यू सो मच गाइज। एंड आप हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच।